दिसंबर 1970 में एक डेमोक्रेटिक देश में पहली बार नेशनल असेंबली चुनने के लिए चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आए, जिसमें एक पार्टी को 160 सीटें आई और दूसरी बड़ी पार्टी को 81 सीटें आई। तो क्या होना चाहिए था? अल्लामा इकबाल कहते हैं, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन बात अगर सिर्फ गिनती की होती और 160 सीटें पाने वाला आदमी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता तो इतिहास कैसे बनता? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। लेकिन ये कहानी दरअसल अभी शुरू होनी थी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के सीटों के बीच सिर्फ 79 सीटों का नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर का भी फासला था। और इस 2000 किलोमीटर के फासले का नाम था हिंदुस्तान। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय सदन के माध्यम से अपने देश को संबोधित कर रही थी और शायद दुनिया को भी। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हम मार्च में कितनी आशा के वातावरण में मिले थे। हम सबने महसूस किया था कि हमारा देश हमारी जनता की सदियों पुरानी गरीबी पर संकल्पित हमले के लिए तैयार है। अपने सामने खड़े नए कार्यों के लिए हम कमर कस ही रहे थे कि हम एक भारी समस्या से घिर गए हैं जो हमारी बनाई हुई नहीं है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का दुख दर्द बांटने, उनके प्रति इस सदन और भारत की जनता की सहानुभूति व समर्थन जताने एवं उनकी देखभाल के लिए की गई व्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखने के लिए मैं 15 और 16 मई को असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल गई थी। अब तक स्थापित 335 शिविरों में हज़ारों तंबू लगाए गए हैं और जितनी जल्दी संभव हो अस्थायी डेरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हम बांग्लादेश से आए सभी लोगों को आश्रय नहीं दे पाए हैं और उनमें से कई अब भी खुले मैदान में रह रहे हैं। जो लोग पहले से यहाँ पहुँच गए हैं उनके लिए व्यवस्था किए जाने से पहले ही 60,000 शरणार्थी प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं। पिछले 8 हफ्तों में लगभग 35 लाख लोग बांग्लादेश से भारत आ चुके हैं। वे युद्ध पीड़ित लोग हैं जो हमारी सीमा के पार सेना के आतंक से बचकर शरण लेने के लिए आए हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये पूरा मसला था क्या। दरअसल 15 अगस्त 1947 को एशिया के 2 देश आज़ाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। भारत उस समय तक 4 चुनाव करवा चुका था, जबकि पाकिस्तान में 1970 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। इसका कारण यह था कि मिलिट्री राज से परेशान पाकिस्तान अब तक ठीक से खुद को लोकतंत्र नहीं बना पाया था। पाकिस्तान के भूतपूर्व आर्मी चीफ याहिया खान वहाँ के राष्ट्रपति थे और उनकी देखरेख में ही ये चुनाव हुआ था। चुनाव के नतीजों में 300 सीटों में से 160 सीटें आई थी अवामी लीग को, 39% से ज़्यादा वोट। यानी कि इस लिहाज से अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के इरादे कुछ और थे। सरकार तो बनी, लेकिन 1 साल बाद यानी दिसंबर 1971 में प्रधानमंत्री चुना गया नूरुल अमीन को। लेकिन इस 1 साल में इतनी सारी घटनाएं पूर्वी पाकिस्तान में हो चुकी थी जो पाकिस्तान का नक्शा बदलने का खाका खींच चुकी थी। लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत की सीमा में आ गए थे। क्या समस्या थी पूर्वी पाकिस्तान की, वो सुनेंगे भाषण के इस हिस्से के बाद। हमारे देशवासियों ने शरणार्थियों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ों से ऊपर समझा है और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की पाकिस्तानी प्रयासों का डटकर मुकाबला किया है। मुझे विश्वास है कि यह विशाल हृदयता बनी रहेगी। 6 महीनों की अवधि में केवल राहत कार्यों पर ही केंद्र सरकार का 180 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो जाएगा। हमारे सम्मानित सदस्य मानेंगे कि इन सब कार्रवाइयों ने हम पर एक अनअपेक्षित बोझ डाल दिया है। बांग्लादेश के लोगों ने जिस धैर्य के साथ इस संकट का सामना किया है वह बहुत सुकून देने वाला है। यह कहना अजीब है कि बांग्लादेश की घटनाओं से भारत का कोई लेना देना नहीं है। यह पाकिस्तानी शासकों द्वारा अपने कुकृतियों के लिए भारत को बलि का बकरा बनाने का सोचा समझा प्रयास है। इसके साथ ही विश्व समुदाय को बरगलाने का भी यह एक भोंडा प्रयास है। दुनिया के समाचार पत्रों ने पाकिस्तान के इस छल को समझ लिया है। जब इतनी गंभीर स्थिति से हमारा सामना हो तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे संबंधित मुद्दों और हम सब पर आई जिम्मेदारी के बारे में सदन और देश के लोगों को विश्वास में लेने के लिए एक एक शब्द को तोलकर बोला जाए। इन 23 वर्षों से अधिक समय में हमने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में कभी भी दखल नहीं दिया है। यद्यपि उन्होंने ऐसा संयम नहीं बरता। अब भी हम किसी तरह का दखल देना नहीं चाहते, परंतु वास्तव में हुआ क्या है? जिस बात को पाकिस्तान की आंतरिक समस्या बताया गया था वह अब भारत की भी आंतरिक समस्या बन गई है।
इसलिए पाकिस्तान से यह कहने का हमारा हक बनता है कि वह उन कार्रवाइयों को तत्काल बंद करे जो वह अपने घरेलू मामलों के नाम पर कर रहा है, परंतु जो हमारे नागरिकों की शांति और हितों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। पाकिस्तान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह अपनी राजनीतिक या अन्य समस्याओं को भारत की ज़मीन पर और भारत को हानि पहुँचाकर सुलझाए। इस भाषण को और अच्छे तरीके से समझने के लिए दोबारा चलते हैं 1947 में। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तो भारत एक सेक्युलर देश बना, जबकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना। और पाकिस्तान के नियंताओं का ये मानना था कि अगर एक धर्म के लोग एक साथ रहेंगे तो आपस में ज़्यादा सौहार्द और ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से रह पाएंगे। हालांकि आज़ादी के 75 साल बाद भी वो अपने इस लॉजिक को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। बहरहाल जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो एक का नाम वेस्ट पाकिस्तान रखा गया और एक का ईस्ट पाकिस्तान रखा गया। वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी थे, सिंधी, बलोच थे, मुहाजिर थे, पठान थे, और अभी जो हम पाकिस्तान का वर्तमान नक्शा देखते हैं ये उस समय वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ईस्ट पाकिस्तान ग्लोब का वो हिस्सा है जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। शुरू से ही वेस्ट पाकिस्तान देश को डोमिनेट करता रहा। वेस्ट पाकिस्तान के लोग पहले से ही समृद्ध थे और वो और अधिक समृद्ध होते जा रहे थे। वहीं ईस्ट पाकिस्तान जो कि बंगाली बहुल था, वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पहले से पिछड़ा था, वो और अधिक पिछड़ा होता जा रहा था। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस और सप्रेशन की स्थिति बनी और इसके साथ ही वहाँ बढ़ने लगा जनता का अनरेस्ट। 60 के दशक में ये अनरेस्ट धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने लगा। पाकिस्तान की पुलिस और उसकी मिलिट्री ने इस आंदोलन का दमन करना शुरू कर दिया। इससे घबराकर लाखों शरणार्थी बांग्लादेश को यानी ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे और भारत को न चाहते हुए भी अंततः इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ा। क्या पाकिस्तान को इस बात का अधिकार है कि वो अपने सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों को संगीन की नोक पर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दे? हमारे लिए यह एक असहनीय स्थिति है। सहनशीलता की अपनी परंपरा पर हमें गर्व है। अपनी असहनशीलता के क्षणों पर हमें हमेशा पछतावा और शर्मिंदगी रही है। हमारा राष्ट्र और हमारे देशवासी शांति के प्रति समर्पित हैं तथा युद्ध या युद्ध की धमकी की भाषा बोलना उनके स्वभाव में नहीं है। परंतु मैं अपने देशवासियों को सचेत करना चाहती हूँ कि हमें इससे भी भारी दायित्व उठाना पड़ सकता है। जो समस्याएं हमारे सामने है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक की ही समस्या नहीं है, वो राष्ट्रीय समस्या है। वास्तव में तो बुनियादी समस्या अंतर्राष्ट्रीय है। हमने विदेशों में स्थित हमारे प्रतिनिधियों और भारत में विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों के जरिए विश्व की अंतरात्मा जगाने की कोशिश की है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की है और काफ़ी समय बाद समस्या के वास्तविक आयाम दुनिया की संवेदनशील राजधानियों में महसूस किए जा रहे हैं। फिर भी मैं सदन के सामने इस दारुण त्रासदी पर प्रतिक्रिया दर्शाने में विश्व जितना लंबा समय ले रहा है उस पर अपनी निराशा को स्वीकार करती हूँ। पाकिस्तान मानव जाति के एक बड़े हिस्से जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता है उसमें शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश अपना भविष्य देख चुका था। बांग्ला भाषा और संस्कृति की उपेक्षा करना वेस्ट पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला था। कई कारण थे जो एक एक करके उनके इस आंदोलन को मजबूत करते जा रहे थे। सिर्फ उर्दू भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना, जूट उत्पादक ईस्ट पाकिस्तान को जूट से आने वाली कमाई का 1/3 हिस्सा भी न मिलना, हमेशा बजट की कमी, अपने लीडर्स की अनदेखी और 1970 में आए भोला चक्रवात जो कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा चक्रवात माना जाता है, जिसमें 5 लाख लोग मारे गए थे ईस्ट पाकिस्तान के, उसमें भी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मदद न मिलना इसके कुछ मुख्य कारण थे। इसके अलावा पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी फौज ने लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल कर दिया था। साथ ही हज़ारों लड़कियों और औरतों के शोषण की खबर हर तरफ से आ रही थी। इसके बाद 1970 के चुनाव में अपने नेता को जीतने के बावजूद प्रधानमंत्री न बनते हुए देखना उनकी ताबूत में आखिरी कील था। बांग्लादेशी अस्मिता की ये आग इतनी तगड़ी हो चुकी थी कि ईस्ट पाकिस्तान के 162 असेंबली सीटों में से 160 सीटें मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीती, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनाया गया उन 2 में से एक को जिन्होंने बाकी बची हुई 2 सीटें जीती थी। भारत राजनीतिक और सैन्य रूप से जमकर बांग्लादेश की मदद करने का मन बना चुका था। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बांग्लादेश का फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दे दी थी और इसलिए इंदिरा जी अपने भाषण में बार बार खुलकर बांग्लादेश का नाम ले रही थी। वो कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले विश्व समुदाय को संबोधित करना चाहती थी और साथ ही साथ सभ्य विनम्र भाषा में चेतावनी भी देना चाहती थी। हमने अन्य शक्तियों से यह बात समझने की अपील की है। यदि दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करती तो हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन की संरचना को विकसित करने के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक है उन्हें उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
मुझे आशा है कि यह संसद, हमारा देश और हमारे देश की जनता आवश्यक कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार होंगे, ताकि हम अपने देशवासियों और उन लाखों लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठा सकें जिन्होंने आतंक के साए से भागकर हमारे यहाँ अस्थायी रूप से शरण ली है। यह हम सब पर भारी उत्तरदायित्व डालता है और कड़े राष्ट्रीय अनुशासन की मांग करता है। हमें कई बलिदान देने होंगे। हमारे कारखानों और खेतों को अधिक उत्पादन करना होगा। हमारी रेलों और संपूर्ण परिवहन व संचार प्रणालियों को अनवरत कार्य करना होगा। यह समय क्षेत्रीय या वर्गीय हितों के टकराव का नहीं है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का लक्ष्य हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे से अपील करती हूँ कि वे सेवा और बलिदान से ओतप्रोत रहें, जिसे मैं जानती हूँ कि वे करने में सक्षम हैं। इंदिरा जी के रूप में भारत इस समय दुनिया को साफ साफ संदेश दे रहा था। इन दिनों इंदिरा गांधी जी सदन के माध्यम से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लगातार देश और दुनिया को संबोधित कर रही थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए इंदिरा जी बार बार भारत की सहनशीलता की परंपरा की बात तो कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ यह भी बता रही थी कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। उधर पाकिस्तान बार बार बांग्लादेश के इस अनरेस्ट को भारत की साजिश करार दे रहा था, लेकिन इंदिरा जी बार बार पाकिस्तान के हर तर्क को खारिज कर रही थी और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इंदिरा जी ने इस भाषण में दुनिया को साफ साफ बता दिया था कि अगर दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी तो भारत अपने हाथ खोल देगा और उसके बाद किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रहेगा। जहां पंडित नेहरू अपने स्टेट्समैनशिप और अपने डिप्लोमेटिक स्टाइल से समस्याओं को सुलझाते थे, वहीं इंदिरा जी दहाड़ने में यकीन रखती थी। इस समय भारत अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहा था और चीख चीख कर दुनिया को यह बता रहा था कि भारत कोई कमज़ोर एशियाई देश नहीं है, बल्कि दुनिया का नक्शा बदलने की हिम्मत और ताकत रखने वाला भरतवंशी देश है। यह बात ऑफिशियली तो किसी ने नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस समय तक भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों का जायज़ा ले लिया होगा और आर पार की लड़ाई के लिए भारत तैयार हो चुका होगा, क्योंकि शेर की दहाड़ तभी मायने रखती है जब उसके पंजे भरपूर नुकीले हों। भाषण के इस हिस्से में इंदिरा गांधी जी ने देश और दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि इनफ इज़ इनफ। इस भाषण के कुछ समय बाद आखिर पाकिस्तान ने वो गलती कर ही दी जिसका इंतज़ार भारत कर रहा था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की सुबह को भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। हमला होते ही इंदिरा जी ने तुरंत देश को संबोधित किया और साथ ही भारतीय सेना को गो अहेड दे दिया। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए मात्र 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। मेरी इच्छा है कि मैं कभी न कभी आपको इस युद्ध की कहानी ज़रूर सुनाऊं, लेकिन अभी नहीं। 1962 के युद्ध में चीन से मात खाया हुआ भारत 1971 में अचानक एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जो इतिहास ही नहीं, भूगोल को बदल देने की भी ताकत रखता था और अंततः दुनिया ने भारत की इस ताकत को महसूस किया और स्वीकार किया। कहते हैं अल्लामा इकबाल कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। द माइटी माइक के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और भाषण के साथ, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख आइए। मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा। अभी जब हम इस एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे और मैंने चर्चा की कि भारत और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो मेरे क्रू मेंबर में से एक ने मुझे रोक दिया और उसने कहा कि पाकिस्तान तो अपना इंडिपेंडेंस डे 14 को मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है, तो 14 को आज़ाद हुआ होगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों मिडनाइट को आज़ाद हुए थे। 14 और 15 तारीख की बीच की जो रात थी उस समय आज़ाद हुए थे और पाकिस्तान के भी शुरुआती कुछ इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मने थे, लेकिन फॉर सम रीजंस बेस्ट नोन टू देम उन्होंने उसको 14 को शिफ्ट कर दिया। तो ये उनका अपना डिसीजन था, हमारा डिसीजन है हम 15 को आज़ाद हुए तो हम 15 ही कहेंगे। बहरहाल देखते रहिए द माइटी माइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।